हमारे बीच में बड़े हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में संजय जी है, जो कि अयोध्या पॉलिटेक्निक अयोध्या से इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में 2020 में डिप्लोमा किया और साथ साथ एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के 2020 के छात्र भी रहे। यही नहीं, इन्होंने कई ऐसी परीक्षाएं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जेई की जो वैकेंसी आती है उसमें पार्टिसिपेट किए, लेकिन अंततः कई जगहों पर कुछ ही अंक के कारण इनको असफलता हाथ लगती रही। अंततः अभी सीआरपीएफ में जो एसआई रैंक टेक्निकल वैकेंसी आई थी, इसमें ऑल इंडिया इनको 7वीं रैंक मिली। इस सफलता से कहीं ना कहीं एक्सीलेंट विजन परिवार पूरी तरीके से गौरवान्वित है। यही नहीं, पेरेंट्स और इन्होंने गुरुजनों का अपना मान बढ़ाया है। निसंदेह ये बधाई के पात्र हैं। सर्वप्रथम हम संजय जी को बधाई देना चाहेंगे कि ये सीआरपीएफ की जो इतनी अखिल भारतीय स्तर की ये परीक्षा थी, जिसमें सिर्फ लगभग 20 पोस्ट थी और उसमें एक स्थान इन्होंने हासिल करके ये साबित कर दिया। असफलताएं भले मिलती रहें, अगर अपने अंदर दृढ़ विश्वास है और कठिन परिश्रम आप कर रहे हैं तो निश्चित आज नहीं कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। 7वीं रैंक पूरे अखिल भारतीय स्तर पर पाना एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। तो इस सफलता के लिए हम संजय जी को और उनके परिवार को एक्सीलेंट विजन परिवार की तरफ से ढेर सारी बधाई देते हैं। यही नहीं, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी संस्था के प्रदीप कुमार ने ऑल इंडिया 14th रैंक हासिल किया है इस भर्ती में। तो सर्वप्रथम संजय जी, आपको इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके पेरेंट्स को बधाई कि आपने इतनी अच्छी सफलता हासिल किया। काफ़ी असफलताएं आपको देखने की मिली, तो कैसा आप अनुभूत कर रहे हैं और अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको यहाँ बुलाया, इसके लिए पूरी एक्सीलेंट फैमिली को और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, सफलता का श्रेय मैं सर्वप्रथम अपने ईश्वर को और माता पिता और पूरे गुरुजन को देना चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर इसमें हमारे जो फ्रेंड सर्कल थे उन मित्रों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं ना कहीं फ्रेंड एक तरह से मोटिवेशन का काम करते हैं और अगर अच्छे दोस्त मिल जाएं तो निसंदेह सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। वो कौन ऐसे दोस्त थे जो आपकी सफलता में कहीं ना कहीं किसी हर परिस्थिति में आपके साथ हैं? कुछ ऐसे दोस्तों का भी नाम लेना चाहेंगे? हमारी दिल से इच्छा थी जब भी ऐसा अवसर मिलेगा उनका नाम जरूर लेंगे। इसमें खासतौर पर हमारे प्रिय मित्र थे राकेश कुमार जी, जिनका भी चल रहा है, और एक थे गुलशन कुमार जिनका एनएचपीसी में हो गया है। हमारे पार्टनर, रूम पार्टनर हैं प्रवीण कुमार जी, उनका भी चल रहा है। भगवान करे भी जल्दी हो जाएगा। तैयारी अच्छी चल रही है, सभी का हो जाए, बस ईश्वर से यही कामना है। तो मैं संजय जी ये जानना चाहेंगे, एक सीआरपीएफ की जो वैकेंसी आई थी 2000 लगभग 20 पोस्ट थी आपकी, और अप्रैल में इसका फॉर्म आया था, जून में इसकी परीक्षा हुई। इतनी कम पोस्ट थी और आप लगातार असफलताएं आपको मिल रही थी। आप एनएचपीसी का एग्जाम दिए, एसएससी जेई का दिए, डीडीए का दिए, कुछ ऐसी परीक्षाएं थी जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद छट गए, कुछ में कुछ मार्क्स से आप छट गए। इतनी असफलताएं होते हुए जहाँ पर हजारों में वैकेंसी होती थी, 200-300 वैकेंसी होती थी, उसमें आपको असफलता मिली। कैसे आपकी हिम्मत लिया कि आप 20 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया? क्या सोच के अप्लाई किया था? क्या आपको लग रहा था कि आपको सफलता मिल जाएगी? सर, अभी डीडीए का दिए थे, उसमें 236 पोस्ट थी लगभग। उसमें डीबी में गए, वहाँ से बाहर हो गए। एसएससी जेई का आया था, उसमें लगभग 2000 प्लस पोस्ट थी। उसमें भी मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाया। अच्छा हुआ था लेकिन बीआरओ मिल रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था तो मिलता नहीं। और फिर इधर एनएचपीसी का दिया, उसमें भी बहुत अच्छा नंबर नहीं आया। लेकिन यही था कि लगे रहेंगे, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। हिम्मत नहीं हारनी थी बस। मतलब एक अच्छा बताते चले कि ये अयोध्या के सोहावल तहसील के रहने वाले हैं, कृषक परिवार से संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, लेकिन इनके अंदर सबसे बड़ी चीज था, एक जुनून था। और संगम नगरी आकर इन्होंने प्रण किया कि आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी, और खुदा के घर देरी है थोड़ी सी, लेकिन जरूर आज नहीं कल मेरे को मंजिल जरूर मिलेगी। और इसी विश्वास के साथ माँ सरस्वती की आराधना इस संगम नगरी में करते रहो। अंततः ये सीआरपीएफ में एसआई रैंक पर टेक्निकल के थ्रू इनको क्या है, सिलेक्शन हो चुका है।
ये बताइए कि आप ये जो सीआरपीएफ की वैकेंसी का जब आई थी तो इसमें जब परीक्षा हुई तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि कौन कौन पेपर्स हुए थे, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, प्री होता है, मेंस होता है, किस तरीके का एग्ज़ाम है और किस तरीके, ताकि इन फ्यूचर में बीएसएफ में या सीआरपीएफ में ऐसी वैकेंसी आती है और जो बच्चे हेल्दी होते हैं, जिनकी फिटनेस होती है, हाइट होती है, किन चीज़ों का मानक माना गया था, क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, इसको बताएं और परीक्षाओं में क्या। इसमें तो सबसे पहले सीबीटी एग्ज़ाम था, 100 नंबर का पेपर था, उसमें 50 टेक्निकल थे, 25 10+2 पीसीएम था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और 25 नंबर में जीएस और रीजनिंग वगैरह थे। फिर उसके बाद में मेडिकल का प्रोसेस था पूरा और फिजिकल था। फिजिकल में 1600 मीटर की रनिंग थी केवल, चेस्ट देख रहे थे 80+ चेस्ट होना चाहिए, 170 की हाइट होनी चाहिए, बस इतना सब कुछ क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद में 1600 मीटर की जो दौड़ थी उसको कितने मिनट में कंप्लीट करना था? इसमें तो 9 मिनट था, बहुत आसान था, अगर जो भी गया था दौड़ने सबका लगभग क्लियर ही हो गया था। मेडिकल थोड़ा टफ था, मेडिकल में लगभग 24 लोग थे, 24 में केवल 3 लोग क्वालिफाई कर पाए थे बस। अच्छा, आपके साथ जो आपका बैच जी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा जो टेक्निकल पेपर था उसमें जो मतलब जो सीबीटी 1 था उसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब क्या टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आया था? अगर टेक्निकल में क्या आया था, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं, और अगर बात करें हम नॉन टेक्निकल में जीएस था, रीजनिंग था, साइंस था, क्या आया था? सर खास तौर पर टेक्निकल की बात करेंगे क्योंकि टेक्निकल ही मेन रोल अदा करता है, और तो जो भी है 100 क्वेश्चन में टेक्निकल कितने थे? 50 क्वेश्चन थे और लगभग क्वेश्चन सब वही नोट्स के अंदर के थे। अच्छा। 2-4 क्वेश्चन रहे होंगे इधर उधर के, अच्छा। तो उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन नोट्स के अंदर के थे। जो भी नोट्स पढ़ा होगा आराम से हो जाएगा। टेक्निकल 25 क्वेश्चन पीसीएम के थे, तो जो भी इंटर से किया होगा आराम से उसका भी हो जाएगा। और जीएस में भी वैसे बहुत अच्छा, मतलब ठीक ठाक लेवल था, बहुत डाउन नहीं था। अच्छा, ऐसी जो वैकेंसी आती है जैसे सीआरपीएफ में कभी वैकेंसी आ रही है, बीएसएफ में कहीं भी वैकेंसी आ रही है, जो एसआई रैंक की टेक्निकल के थ्रू होता है इसमें ज्वाइनिंग, तो बताइए इन वैकेंसी के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, किस तरीके से, आपको कहाँ से जानकारी मिली? सर टेलीग्राम पर जानकारी मोस्टली आ जाती है, अपना परख है एक्सीलेंट का ही है, वहाँ पर भी जानकारी आ जाती है, और भी काफ़ी चैनल हैं, और भी सरकारी रिजल्ट एक साइट है, वहाँ पर भी लगभग सभी जानकारी मिली जाती है। बिल्कुल, तो जानकारी का अभाव नहीं है सर जी अभी के ज़माने में। आज के इस सूचना क्रांति के दौर में अगर बात करें तो बिल्कुल संजय जी का कहना है कि कोई भी वैकेंसी आजकल आ रही, किसी भी डिपार्टमेंट में आ रही, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। जैसा ये बोल रहे हैं कि परख सिविल इंजीनियरिंग का एक क्विज का टेलीग्राम चैनल है, वो यहाँ पर या कोचिंग के पर क्या है कि आपको जो भी वैकेंसी आती है जेई से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से, टेक्निकल से, उसकी जानकारियाँ वहाँ पे उपलब्ध होती रहती है। लेकिन समय समय पर ये कह रहे हैं कि आपको बीच बीच में आप सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को भी आप देखते रहें ताकि उस पर अपडेट होते रहें। वहाँ पर सर जी एक कैटेगराइज वे में सब मिल जाता है कि रिजल्ट कौन सा है, कौन सा एडमिट कार्ड चल रहा है अभी, कौन सा लेटेस्ट जॉब चल रही है, वहाँ सब एक कैटेगराइज फॉर्मेट में मिल जाती है, तो आसानी रहती है देखने में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा आप अपने घर के बारे में आप हमको शॉर्ट में बताना चाहें कि अयोध्या में, फैजाबाद में आप कहाँ के हैं, मतलब किस गांव के हैं, किस कस्बे के हैं, और पिताजी का क्या नाम है, माताजी का क्या नाम है, कितने भाई बहन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम संजय कुमार है, सभी लोग जानते हैं। पिताजी का नाम श्री दीनदयाल लोधी जी है, माताजी का नाम मालती देवी, और हमारे जो 2 बड़े भैया हैं श्री प्रेम प्रकाश जी और श्री श्रवण कुमार जी, हमारे एक छोटा भाई भी है, और 4 भाई हैं और माता पिता जी हैं, 2 भाभी हैं, उनके भी बच्चे हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या में किस कस्बे के रहने वाले हैं? गांव का नाम हमारे कटरा है, पोस्ट रामनगर धोरारा, तहसील सोहाल पड़ती है, और डिस्ट्रिक्ट फैजाबाद। देखो, इसका पूछने के पीछे कारण क्या था? इसका पूछने के पीछे मेरा कारण ये रहता है डियर, क्योंकि हो सकता है सोहावल के या आसपास अयोध्या के ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, जब वो आपका इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत प्रभावित होंगे कि गाँव के भी कृषक परिवार के भी बच्चे इस तरीके से अखिल स्तर की परीक्षाओं में सफलता अर्जित कर सकते हैं अगर उनके अंदर दृढ़ निश्चय हो। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय के परिवार जो है, उनके गार्जियंस जो भी अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक कमर कसेंगे कि अगर संजय कर सकते हैं तो डेफिनेटली मेरा बच्चा कर सकता है। कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए मैं जरूर ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में आप कहाँ के हैं, किस कस्बे के हैं। मेरा उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एक प्रेरणा का काम करता है। दूसरी चीज़, आज जिस तरीके से एक सवाल पूछना चाहेंगे, आज ये सोशल मीडिया का दौर है और डेफिनेटली सोशल मीडिया यूज़ करना और देखना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा सोशल मीडिया कितना जो है, क्या ये पढ़ाई में बाधक है?
अगर बाधक, और आप किस तरीके से, क्या आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, क्या यूज़ करते थे, और नहीं यूज़ करते थे तो क्या करते थे? सबसे पहले तो जितनी भी हमको जानकारी पढ़ाई से रिलेटेड होती है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाती है, तो हमको ये टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कुछ हो रहा है तो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड हमको जानकारी नहीं मिलेगी। इसके लिए कोचिंग है, सर लोग हैं, आपको गाइड करते रहेंगे कि कब ट्विटर कैंपेन चलाना है, क्या करना है, उसके लिए अपनी टेंशन नहीं लेना है। और बात यूट्यूब की हो गई, इंस्टाग्राम की हो गई, तो इसका जितना भी कम हो सके यूज बिल्कुल ही ना करें। यूट्यूब का तो कभी कभी कर लिया करिए क्योंकि करंट अफेयर वगैरह पढ़ना पड़ता है, तो यूट्यूब उसके लिए बेहतर है, लेकिन कम से कम कोशिश करिए। आप नोट्स बनाए हैं उसी को मल्टीपल रिवीजन करिए, उसके अलावा और कोई तोड़ नहीं है पढ़ाई का। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि आप सोशल मीडिया यूज़ करिए, लेकिन कह रहे हैं कि पढ़ाई के पर्पज से इस्तेमाल करें। यूट्यूब आप देख रहे हैं तो आप पढ़ने के पर्पज से देखिए, करंट अफेयर से या समसामयिक मुद्दे हैं, इन सब जो ज़रूरत के लिए उतने के लिए आप इस्तेमाल करिए, और उसके अलावा आपको समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि प्रतिदिन आने वाले समय में दिनों दिन क्या है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, गैदरिंग बढ़ती जा रही है, तो निश्चित तौर पर इन्होंने इस चीज़ का भलीभांति इस्तेमाल किया है। और मैं जानता हूँ कि आपको इतनी परीक्षाओं में असफलता मिली है, आप बता रहे थे कि हमने लगभग 2020 से अब तक कई परीक्षाओं में असफलता हो, तो बताइए आप अपने को कैसे इम्प्रूव किए और कैसे अपने पर विश्वास करते थे? क्यों आप अगर फ्रस्ट्रेट होते रहे होंगे या डिस्टर्ब होते थे तो आप कैसे अपने को समझाते थे, कैसे अपने को मोटिवेट करते थे? ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारे बच्चे एसएससी में, अभी कुछ बच्चे एसएससी का रिजल्ट आया फाइनल, वो जो CBT 1 का आया है, तो जिसमें कुछ बच्चे मेंस के लिए नहीं क्वालिफाई हो पाए, और एसएससी भी 2024 की डेट लगभग क्लियर है। तो बताइए उनको आप क्या समझाना चाहेंगे? ऐसी परिस्थिति में अभी जल्दी में रिजल्ट आया, उनका नहीं हो पाया है, 2-4 नंबर से रुक गए हैं, हो सकता है आपके साथी हों, हो सकता है आपके जूनियर हों, बताइए उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी, ऐसा बहुत बार होता रहता था। पेपर देते थे, कभी 2 नंबर 4 नंबर से रुक जाओ, कष्ट बहुत होता था, लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा था कि जो दे रहे हैं अच्छा ही दे रहे हैं, इसके बाद कुछ बेहतर ही होगा। और नतीजा वही रहा कि करते गए, अंत में कुछ अच्छा ही मिला। और अभी हमारा जब DDA का DB करवा कर आए थे, फाइनल रिजल्ट आया था, बहुत दुख हुआ सर जी, लेकिन माने नहीं। मैं दोपहर में लगभग रिजल्ट आया था, शाम से फिर पढ़ना शुरू कर दिए। बिल्कुल रुकना नहीं है, अपना घाटा नहीं करवाना है सर, चाहे जो भी हो जाए। बिल्कुल, अगर आपके अंदर विश्वास है, माँ बाप का आपके साथ प्यार है, तो पक्की बात है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरिए। और उसी तरीके से इन्होंने शिद्दत और ईमानदारी के साथ संजय जी ने मेहनत किया, और सफलता आपके सामने। थोड़ी मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन एक दिन आप सफल जरूर हो जाएंगे। संजय जी, एक सवाल और करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे जूनियर्स होंगे जो अयोध्या पॉलीटेक्निक के होंगे, और अभी वो डिप्लोमा कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकेंड ईयर में होंगे, थर्ड ईयर में। जब वो निकलेंगे तो उस समय कंपटीशन का एक अलग अपना रंग होगा, तो आखिर में उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आखिर में वहाँ पर किस तरीके से पढ़ाई करें, कितनी गंभीरता से वहाँ से पढ़ाई करें? उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को, डिफरेंट पॉलीटेक्निक्स के जो यूपी में या बिहार में पढ़ाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी एकेडमिक पढ़ाई करें, डिप्लोमा की पढ़ाई करें, ताकि जब तैयारी करने आए तो उनको दिक्कत ना हो? सर जी, मेन दिक्कत यहाँ पर ये होती है, चाहे एकेडमी हो जाए चाहे कोचिंग हो जाए, लड़के आते हैं तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। जो आपका सिलेबस है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसी में परफेक्ट कीजिए, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा अलग से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एकेडमी में जितना सिलेबस है उसको अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, जब यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा अलग से। और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, डेली का पढ़ाया, डेली पढ़िए, रिवीजन करके आइए, अगले दिन फिर जाइए, फिर रिवीजन करिए, फिर आइए। और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। जब आपको नोट्स कंप्लीट हो जाए, उसको बढ़िया से पढ़ रहे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो क्वेश्चन हज़ारों लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे जितना भी लगाएं। बिल्कुल, तो जितने भी जूनियर्स हैं, देखिए संजय जी का कहना है कि अखिल स्तर की परीक्षा में हमने सफलता तो हासिल किया है, और साथ साथ इनकी आप लोगों के लिए भी शुभकामनाएं हैं। आपको एक गाइडेंस दे के जा रहे हैं। इनको थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन आपको आगाह करके जा रहे हैं जूनियर्स को कि बिल्कुल एकेडमिक जो पढ़ाई है, जो डिप्लोमा में 3 साल आप पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट हो, जो भी, उनको भलीभांत अच्छी तरीके से वहाँ पे पढ़ के आइए, तो यहाँ वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा, बहुत आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। डेफिनेटली सर जी, जो सिलेबस होता है डिप्लोमा का, वहाँ जो प्रैक्टिकल होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। जब वो यहाँ पर आते हैं, जब वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें बताई जाती हैं तो यहाँ समझ में आसानी से नहीं आती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल किए रहेंगे अपने कॉलेज में, तो यहाँ आएंगे तो बहुत आसानी से हर एक चीज़ बहुत
बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप कोई भी जेईई की भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिकल से पूछे जाते हैं, जो आपने लैब में प्रैक्टिकल्स किए हैं या सर्वे में जो आपने ऑपरेटर्स यूज़ किया है या लेबोरेटरी में जो आपने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं उनके बारे में, उनकी विशेषताएं और जो प्रैक्टिकल है उनके टर्म एंड कंडीशन, उन सब पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज में लैब में प्रैक्टिकल आप करिए, सर से रिक्वेस्ट करिए, अपने लैब इंस्ट्रक्टर से रिक्वेस्ट करिए, सारे ऑपरेटर्स को देख के आइए। उससे क्या होगी, यहाँ बहुत हेल्प मिलेगी। हर कंपटीशन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधा प्रैक्टिकल से ही पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात किया है, हम लोगों ने ये चीज़ फील भी करते हैं। कोशिश भी है एक्सीलेंट विजन में ऐसे ऑपरेटर्स लाए जा रहे हैं ताकि बच्चों को दिखाया जा सके। लेकिन जितना बेहतर तरीके से आप 3 साल वहाँ पर देख के आएंगे, प्रैक्टिकल करके आएंगे, तो निश्चित तौर पर आगे आपको बहुत आसानी होगी। बहुत बहुत थैंक यू संजय जी ने, आपने अपने अनुभव को साझा किया। निश्चित तौर पर इस पे आने वाले बच्चों को, नए बच्चों को बहुत सारा गाइडेंस मिलेगा और वो मोटिवेट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।